हेलो बच्चों, आज हम रे ऑप्टिक्स में गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। तो ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो आज के इस डेरिवेशन को हम स्टेप बाय बहुत ही सरल ढंग से करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है जो विरल माध्यम को सघन माध्यम से पृथक करता है। हम मान लेते हैं कि विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, जबकि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। इस अवतल पृष्ठ का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। इस बिंदु वस्तु O से चलने वाली किरण जो है इस पृष्ठ के किसी बिंदु A पर आपतित होती है। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु A है, इस बिंदु A पर आपतित होती है और वक्रता केंद्र C से इसके पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब ये CAN है। इसे कोई नाम दे दिया हमने CAN। अब देखिएगा, ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अपवर्तित किरण आ गई AB, इसे हमने नाम दे दिया AB। अपवर्तित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब दूसरी आपतित किरण जो कि इसके ध्रुव से होकर जाती है, यानी वक्रता केंद्र को टारगेट करती है, तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो एक अपवर्तित किरण हमें ये प्राप्त हो गई। अब देखिएगा, ये दोनों अपवर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे से कहीं पर नहीं मिलेंगी। अब हम इस अपवर्तित किरण AB को अगर पीछे बढ़ाते हैं, इस अपवर्तित किरण AB को हमने पीछे बढ़ाया। अब ये पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु कैपिटल I पर मिलती है। तो दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे से जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो I जो होगा बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होगा। मान लेते हैं कि ये किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, ये प्रतिबिंब की किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है। इसी तरह से ये किरण मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। और बिंदु A से इस मुख्य अक्ष पर हम कोई अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई अभिलंब खींच दिया, इसका नाम दे दिया बेटा AM, और इसकी ऊंचाई को हमने नाम दे दिया H, जैसा हमने पिछले टॉपिक में किया था। तो यहाँ से हमने इस पर एक अभिलंब खींच दिया, इसका नाम दे दिया AM, और इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया H है। क्लियर है? O से P तक की दूरी, इसको हम U कह देते हैं, OP। तो यहाँ पर बेटा OP कितना होगा? माइनस का U। OP ये माइनस का U होगा। इसी प्रकार IP ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसे भी हम माइनस का भी लेंगे। CP ये वक्रता त्रिज्या है, इसे भी हम क्या लेंगे? माइनस का R। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी U है, ये दूरी V कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी V कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R कहलाएगी। ये सभी दूरियाँ आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जा रही हैं, तो ये सभी दूरियाँ क्या ले जाएंगी? नेगेटिव। अब हमें यहाँ पर स्नेल का नियम लगाना है, तो हमें IR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से देखते हैं कि आपतित किरण ये अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाएगी, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, इसे हम आपतन कोण कहेंगे। ये आपतन कोण हो गया I। इसी प्रकार अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, अपवर्तन कोण कितना हो गया? R। ये कोण R है, तो ये भीतर वाला कोण भी कितना होगा? R। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये आप जानते हो कि अगर ये कोण जो है R है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा बेटा? R। तो ये कोण R है, इस कारण ये जो भीतर वाला कोण है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? R, भीतर वाला कोण। क्लियर है? डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लें। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, उसे हम अपवर्तन कोण कह रहे हैं। ये कोण R है, तो इसके सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा बेटा? R।
इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये कोण जो है कितना है, आर है, ये कोण है आर। क्लियर है। एच को हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये वाला कोण आर है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा बेटा, आर। हमें स्नेल का नियम लगाना है, तो हमें आई और आर के मान चाहिए होंगे। तो आई और आर का मान ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं ए ओ सी। तो इसमें गामा बहिष कोण है। गामा क्या है बेटा, बहिष कोण है। तो गामा जो होगा शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो एक कोण हो गया आई प्लस एल्फा। तो त्रिभुज ए ओ सी में हमारे पास आ जाएगा गामा बराबर तो आई प्लस एल्फा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ए ओ सी में गामा बहिष कोण है, तो ये शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, एल्फा प्लस आई। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई का मान हमारे पास आ जाएगा गामा माइनस एल्फा। इसे हमने समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए आई सी। इसमें भी गामा बहिष कोण है। त्रिभुज ए आई सी में गामा बहिष कोण है, तो यहाँ से आएगा गामा बराबर, तो गामा जो होगा शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, गामा बराबर आर प्लस बीटा। यहाँ से हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो आर का मान ज्ञात कर लेते बेटा। तो आर का मान आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। अब हम स्नेल का नियम लगाते हैं। तो प्रकाश किरण n1 से n2 माध्यम में जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। यहाँ से आई और आर का मान रखेंगे। हमने आपको बताया था कि ये प्रकाश किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष के बहुत पास होती हैं, तो एक कोण बहुत छोटे बनते हैं। जब कोण छोटे होते हैं और रेडियन नापे जाते हैं, तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर ले सकते हैं, टेन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जा सकता है, और थीटा को टेन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस। साइन आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर जो होगा आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आई और आर की वैल्यू रख देते हैं। तो आई का मान है बेटा यहाँ पर गामा माइनस एल्फा बराबर n2। आर का मान है यहाँ पर गामा माइनस बीटा। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो n1 गामा माइनस n1 एल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा, इस टर्म को हम यहाँ ले आते हैं और इस वाली टर्म को हम इधर ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, n2 बीटा माइनस n1 एल्फा बराबर n2 माइनस n1 और ये गामा। इसे हम कोई नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, अल्फा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए ओ एम। यहाँ पे हमें लंब और आधार पता है, तो हम अल्फा को टेन अल्फा के बराबर मान सकते हैं। एंगल बहुत छोटे हैं, तो अल्फा को लिखा जा सकता है बेटा टेन अल्फा। तो टेन अल्फा कितना होगा, लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर है ए एम, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत समझने वाली बात है, ए एम, और आधार कितना है ओ एम। अब अगर हम कहें कि इस पृष्ठ का द्वारक अगर छोटा है, तो बिंदु M को बिंदु P के संपाती माना जा सकता है। सभी दूरियां बिंदु P से नापते हैं, तो इस OM की जगह OP लिखा जा सकता है। OM की जगह OP लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा AM अपॉन OP बराबर H, इसकी वैल्यू है माइनस का U। इसी तरह से बेटा हम बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास टेन बीटा बराबर AM लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखिएगा, टेन बीटा के लिए हम समकोण त्रिभुज लेते हैं AIM। टेन बीटा के लिए समकोण त्रिभुज लिया हमने AIM। तो यहाँ पर लंब हो गया AM, आधार हो गया IM, बिंदु MP के बहुत निकट है, तो इसे हम IP लिख सकते हैं। तो यहाँ से IM, तो यह आ जाएगा AM अपॉन IP बराबर H अपॉन माइनस का B।
इसी तरह से हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गामा बराबर आ जाएगा बेटा tan गामा बराबर AM अपॉन CM, और इस CM की जगह हम CP लिख सकते हैं। इस CP का मान है H अपॉन ये आ जाएगा माइनस का R। तो देखिए गामा के लिए हमने समकोण त्रिभुज ले लिया ACM, लंब कितना है AM, आधार कितना है CM। इस CM की जगह हम CP लिख सकते हैं, CM की जगह CP लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का R। अब ये तीनों मान हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। ये तीनों मान समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। देखिएगा, तो समीकरण 3 से हमारे पास समीकरण 3 है N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 माइनस N1 गामा। ये तीनों ही मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो N2 बीटा, बीटा की वैल्यू है हमारे पास H अपॉन B, वो भी माइनस में है, माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा N1 H अपॉन U बराबर N2 माइनस N1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास H अपॉन R, और ये वैल्यू किस में बेटा माइनस में। ठीक है, यहाँ से ये माइनस इधर ले आते हैं, या माइनस H कॉमन ले लेते हैं आप। यहाँ से माइनस H हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस H कॉमन लेंगे तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, और ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा माइनस। N2 अपॉन B ये प्लस हो जाएगी, और ये क्या टर्म हो जाएगी माइनस। N1 अपॉन U बराबर माइनस का H अपॉन R N2 माइनस N1। माइनस H से माइनस H कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। तो ये बेटा गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हमें प्राप्त हो गया, जबकि अवतल पृष्ठ के द्वारा आभासी प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया। क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है। यहाँ से देखिएगा, अगर हमें मान लें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे हम 1n2 लिखते हैं, इसे हमने क्या मान लिया n, तो इसको लिखा जा सकता है n2 अपॉन n1। यहाँ से n2 का मान निकालेंगे तो n(n1) आ जाएगा, और ये मान जो है हम इस समीकरण में पुट कर देते हैं। ये मान जो है इस समीकरण में हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा n(n1) अपॉन b माइनस n1 अपॉन u बराबर n(n1) माइनस n1 अपॉन r। n1 यहाँ से कॉमन लिखा जा सकता है, तो ये बचेगा हमारे पास n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर n1 n माइनस 1 अपॉन r। इस n1 से n1 कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास फार्मूला बचेगा n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन r। क्लियर है। तो जब अवतल पृष्ठ को वायु में रखा जाता है, तो इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। अपवर्तन का सूत्र यह होगा हमारे पास n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। तो अगर प्रकाश किरण वायु से इस सघन माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन का ये सूत्र लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।